नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु तिवारी आप सभी का अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं संगम काल, जो कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के क्लास में अंतिम चरण होगा। और संगम काल के समाप्ति के साथ ही आप कुछ चीजें जैसे जो पाल वंश हैं या फिर जो पांड्य वगैरह है, पल्लव हैं, दो एक चीजें हैं उसको हम कवर करेंगे। लेकिन ऑफिशियली ये हमारा सेगमेंट यानी एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला सब्जेक्ट रहा अद्वैत आईएएस। जैसा आपसे वादा किया था कि हम अभ्यास कार्यक्रम के तहत आप सभी को कंप्लीट जनरल स्टडी यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए लेकर आएंगे, जिससे हम हिंदी मीडियम में एक बेहतर कंटेंट दे पाए। पिछली क्लासेस में पिछले दिनों हमने आपका एक टेस्ट लिया था, आपको उसके लिए पूरा समय दिया गया था। हम आपको 100, 150, 200 और क्वेश्चन दे देंगे जल्द ही। यानी आपके पास में अगर एंशिएंट हिस्ट्री का एग्जैक्ट बात की जाए, आपके पास में 500 से 700 क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें आसान क्वेश्चन भी होंगे और थोड़े से लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके लिए है ही। तो हमने पूरी तरीके से जितना पीटी के प्रश्नों को करना था और साथ ही साथ में हम जितना प्रैक्टिस कर सकते थे उसके साथ हम शुरू किए हैं। हाँ, मेंस के कुछ प्रश्नों को हम जल्दी ही, अभी तक जितने प्रश्न आए हैं इन टॉपिक्स पे, उसको जल्दी ही आपके लिए एक पीडीएफ बनाएंगे और लेकर आएंगे। अगर आपको उसके लिए स्पेशल सेशन चाहिए कि उस पर कैसे लिखना है, आप लोग उसके लिए रिक्वेस्ट जो है हमसे कहिएगा, तो हम उस पर भी एक सेशन बना देंगे। नहीं तो पीडीएफ आपके पास आएगी और आप उस पर आराम से प्रैक्टिस करके लिखना शुरू करिएगा। बस वीडियोस देखिए, चीजों को समझिए और लिखने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जो चीजें आपको समस्या दे रही हैं उन चीजों के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं संगम काल को। और संगम काल को शुरू करें उससे पहले एक न्यूज है कि केंद्र राज्य के बीच में एक किड़ाली सभ्यता जो है खुदाई का निष्कर्ष पे जंग छिड़ी है, जो काफी चर्चा में रही। तो आप आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों चर्चा में रहा है, उस पे क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है, उस पे तमिलनाडु सरकार क्या कह रही है। और फिर जब ये चर्चा में है तो ये चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो हम उसको भी देखेंगे। तो चलिए, तो केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच गतिरोध के विभिन्न पहलुओं में अब नागरिक सभ्यता के उद्गम का जंग विवाद जो है केंद्र बिंदु पे है। तमिल भाषा, संस्कृति, अस्मिता और सभ्यता को अत्यंत प्राचीन और समृद्ध करने के इस संघर्ष में वस्तुतः पूरा तमिलनाडु एक समूह में नजर आ रहा है। बता दें, किलाड़ी शिवगंगा जिले का एक गांव है जो बैगे नदी के किनारे है। यहाँ पर एक पुरातात्विक खुदाई हुई, यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उसका कार्बन डेटिंग किया गया और ये दावा किया गया कि ये जो सभ्यता है ये प्राचीन सिंधु सरस्वती नदियों के समान है। और कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये सभ्यता आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले से अस्तित्व में थी। खुदाई से एक सुनियोजित शहर मिले, ईंटों की बनी दीवारें मिली, जल निकासी प्रणाली मिली, एक तरह के नए मकान शामिल है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर तमिल ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है, लौह उपकरण, मन के सोने के आभूषण, हड्डियों के औजार, हाथी दांत की विभिन्न वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, कुछ मिट्टी के बर्तन में तमिल ब्राह्मी लिपि के निशान भी मिले हैं। ये बताते हैं कि उस समय जो चीजें थी, जो लोग थे, वो साक्षर भी थे। ठीक है, अब एक रिपोर्ट है जो 982 पेज की है, जिसको पुरातात्विक जो है विद अमरनाथ रामकृष्ण ने जो किलाड़ी के खुदाई के 2 चरणों के निष्कर्षों पर तैयार की है। उन्होंने जनवरी 2023 में यह रिपोर्ट भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को सौंपी, जिसके बाद तमिलनाडु विभाग द्वारा
बनाए गए। आप देखेंगे कि इसमें कहा गया कि हम जो कह रहे हैं, जो हमारी संस्कृति के अवशेष मिले हैं, ये संगम काल के हैं। और इससे ये स्पष्ट होता है कि संगम काल तब से है जब से कि आप उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत में आपको सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलेगी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हमारा संगम काल है, ये अभी उन्होंने दावा किया है। अब इस पर कुछ चीजें राजनीति भी हो रही है। अब राजनीति हो रही है तो ये चीजें चर्चा में है, और चर्चा में है तो देखते हैं कि चीजें क्या होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए विवाद जरूरी नहीं है, हमारे लिए इससे जो निष्कर्ष निकले हैं वो जरूरी हैं। तो चलिए निष्कर्ष अभी आने को है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि संगम काल क्या है। तो संगम एक संस्कृत शब्द है। जैसे अगर हम कहते हैं कि संगम, संगम कहाँ? इलाहाबाद। क्यों संगम? यानी गंगा यमुना सरस्वती का मिलना ही संगम है, यानी मिलन। मिलन क्या है? संगम है। प्राचीन काल में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों में तमिल प्रदेशों में तमिल कवियों और विद्वानों का मिलना ही क्या कहलाता था? संगम कहलाता था। ठीक है। डॉक्टर मेहन डालने ने इसकी तुलना आधुनिक फ्रांसीसी अकादमी से की, जो न केवल तमिल कवियों विद्वानों का मिलन था, अभी तो उत्तर एवं दक्षिण भारत की संस्कृतियों का भी मिलन था। ठीक है। अब देखिएगा, तो संगम संस्कृति को सुदूर दक्षिण में 3 राज्य चोल, चेर और पांड्य जो है संस्कृति के अध्ययन के लिए जाना जाता है। कुल 3 संगम पांड्य राजाओं ने यहाँ आयोजन कराए, परंतु सबसे ज्यादा जानकारी जो मिल रही है वो चेर काल की मिल रही है। अब इस समय की जो इतिहास है वो इन संगम के जो साक्ष्य हैं, जो लेख हैं, वहां से मिला है। ठीक है। अब आप देखेंगे उनके अनुसार जो पांड्य राज्य का उल्लेखन सर्वप्रथम किसने किया? तो मेगास्थनीज ने किया। उनके जो मैंने मेगास्थनीज के बारे में जो मैंने आपको बताया था, जब मैं क्या पढ़ रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। उस समय मैंने मेगास्थनीज के बारे में भी बताया था और पांड्यों का उल्लेख किया, ये भी बताया था। उनके अनुसार पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था तथा यहाँ शासन एक स्त्री के हाथों में था। इसके बाद अशोक के दूसरे शिलालेख में चोल, चेर, पांड्य और शातीय पुत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है। 8वीं सदी में ययनार अगपोरुल के एक भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन है। ठीक है। ये संगम 990 वर्षों तक चले, जिसमें लगभग 8,598 कवियों ने भाग लिया और 197 पांड्य प्रदान किया गया, यानी उनको लिए पैसा प्रदान किया गया। ठीक है। संगम युगीन संस्कृति की जानकारी यहीं से मिलती है। अब ये इनका समय काल क्या है, इसको लेकर भी काफी जो है विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो जो हम सब लोग जो सबसे बेहतर तरीके से मानते हैं वो यही है कि 3री सदी से 6ठी सदी के मध्य जो प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा मानते हैं। ठीक है। लेकिन अब इसके लिए भी अब कुछ जो है अलग अलग क्या है, जो लोगों के मत हैं, आप उनको मानिए, आप उनको जानिए, सॉरी मानिए मत जानिए, क्योंकि जैसे ही वो चीजें जो हमने अभी पीछे बताई है, जैसे ही वो चीज प्रूफ होती है और तब ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। अब आइए प्रथम संगम की बात करते हैं। केंद्र क्या है? मदुरा। और अध्यक्ष कौन है? ऋषि अगस्त्य। अगस्त के बारे में जो ब्राह्मण धर्म में एक कहावत है कि जो सिंध जो विंध्य पर्वत से उस पार ये गए और वहां पर ब्राह्मण धर्म को फैलाने का काम किया। जो प्रथम संगम में सदस्यों की संख्या 549 थी, जिसमें से 89 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला था। यह पूरा ये 400 वर्ष जो है 440 वर्ष है, 1 जीरो ज्यादा लग गया, तक चला, जिसमें 4499 लेखकों की रचनाएं प्रकाशित हुई। इसकी कोई भी रचना अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि अगस्त का अकट्ट नामक ग्रंथ की रचना थी, वह सबसे लंबे समय तक चला। संगम के जो है प्रसिद्ध सदस्य त्रिपुरी, मेरित और मुरगुल और मुरंजियुर थे। अब देखिए यहाँ से आगे जो नाम सुनेंगे ना आप,
वो थोड़ा सा ऐसा ही सुनेंगे, थोड़ा सा बेहतर वाला नाम सुनेंगे और मजेदार नाम, और हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में भी चीजें गड़बड़ाए, क्योंकि ये तो वही नाम है साउथ इंडियन के। अब हम लोग जो है जो नॉर्थ इंडियन है उनका एक अलग ही बोलने का वो स्टाइल है, तो साउथ इंडियन नाम लेना उनके लिए काफी वो होता है, काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। अब द्वितीय संगम देखा जाए तो इसका जो केंद्र है वो कपाटपुरम या अलवय है। अध्यक्ष कौन है? अगस्त्य। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो इनके जो शिष्य हैं तोलकाप्पियर, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, इसमें 89 सदस्य थे, जिसमें 59 पांड्य शासक का संरक्षण मिला, और ये लगभग 370, यहाँ पे भी डबल जीरो बढ़ गया है। ठीक है, और 3700 कवियों ने रचना प्रकाशित की। ठीक है, अब तृतीय संगम उत्तरी मेदुरावित, अध्यक्ष नक्कीरर, कितने सदस्य? जो है 49 सदस्य, और सभी को पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला। ठीक है, अब यहाँ पे साहित्यों की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो साहित्य हैं वो आज के समय में साउथ इंडियन शैव सिद्धांत पब्लिसिटी सोसाइटी तित्रिवेल्ली द्वारा प्रकाशित किए गए हैं अभी आज के समय में। ठीक है, अब आइए जो सबसे पहला है तोल्काप्पियम। यह द्वितीय संगम के उपलब्ध जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो यही है, तोल्काप्पियम। जो मतलब अभी उपलब्ध है संगम ग्रंथ के, वो सबसे पुराना ग्रंथ कौन है? तोल्काप्पियम है। ठीक है, यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, लेखक कौन है? तोल्काप्पियर है। कौन है? तोल्काप्पियर है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई। व्याकरण के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की नियमावली भी इस ग्रंथ में है। ठीक है, दूसरा है एतुत्तकय अथवा अष्ट संग्रह। यह तीसरे संग्रह में बनाया गया। इसमें 8 ग्रंथ है। पहला नलडिलय, यह पंच तिड़य को उल्लेख करता है। इसमें 5 तिड़य मूल, मूलय, मुरुथिन, पलय, निलय तथा कुरीजी, ये 5 तिड़य कहते हैं, जो क्रमशः अरण्य भूमि, कृषि एवं जोती गई भूमि, निर्जन स्थान, समुद्री तट तथा पर्वत प्रदेश के संकेतक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रणय गीत यानी प्रेम गीतों का भी उल्लेख है। यहाँ पे नरडिनय में। अगला है कुरिन्योकय, यह प्रेम यानी प्रणय, प्रेम विषयक ग्रंथ है। देखिए साउथ इंडिया में यहाँ देखेंगे प्रेम विषयक जो है ग्रंथ अधिक है। ठीक है, ए न कुरुनुर, यह भी एक प्रेम विषयक, वर्ड प्रेम, प्रेम का वर्णन है। ठीक है, उसके अलावा पतित्रपत्तु पप्पतु, इसमें 8 चेर शासकों के शौर्य का वर्णन है। इसमें स्त्री तथा सैनिकों के श्रृंगार एवं मृतकों के संस्कार की विधियों का ज्ञान सुलभ होता है। अब ये देखिए, अब जो प्रश्न आ गया है तोल्काप्पियम से प्रश्न आ चुका है। ठीक है, नरडिनय से प्रश्न आ चुका है। ये यूपीएससी में प्रश्न आए हैं बेटा, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि थोड़ा सा आपको डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप चीजों को थोड़ा बेहतर कर पाओगे। ठीक है, अगला है परिपादल। ये जो है एक तमिल साहित्य प्रथम गीत संगीत संग्रह है। ये विभिन्न देवताओं की प्रशंसा में छंद गाए गए, और उसी के संग्रह को इंद्र और गौतम ऋषि की पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, और आप देखेंगे इसीलिए गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि पत्थर की बन जाओ। और जब जो है राम जब त्रेता में अवतार लेते हैं तो उन्हीं के जो है पैर की धूलि से फिर से वो नारी बनी। इसी चीज का वर्णन है, और साथ ही साथ में भक्त प्रहलाद का वर्णन है परिपादल में। ठीक है, एक गीत में मयूर नृत्य का स्वाभाविक वर्णन मिलता है। ठीक है, कालिखौके, यह रचना कपिलर तथा अन्य 4 व्यक्तियों को दिया गया, और यह संगम युग के विवाह प्रथाओं का उल्लेख है। किसमें? कालिखौके में। उसके अलावा अहनानरु, यह मदुरा निवासी रुद्र शर्मन ने पांड्य शासक उग्रपैरु अड़ुदी के संरक्षण में इसका संग्रह किया। इसका विषय वस्तु भी क्या है? प्रेम है। और पुरुनानुर, यह
पुरुम नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? तो ये है एतुतैके अथवा अष्ट संग्रह। ठीक है, क्या है? अष्ट संग्रह की 8 जो चीजों को संग्रह किया गया वो। ठीक है, अब आते हैं पत्तु पास्तु या 10 गीत। पत्तु पास्तु या 10 गीत, यह तृतीय संगम में जो है जो संग्रहित किया गया दूसरा ग्रंथ है। इसमें चेर राजाओं की कहानी है। किसके? चेर राजाओं की कहानी है। ठीक है, जैसे पहला देखें तो तिरुमुरु का त्रिपदय। ठीक है, तुरुमुरु का त्रिपदय। ठीक है, इसकी रचना नक्कीरर ने की। इसमें तमिल देवता मुरुगन या कार्तिकेय जो भगवान शंकर के बड़े पुत्र हैं उनसे संबंधित गीत लिखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो तो नेडनल वाह, यह नक्कीरर की ये भी रचना है। इसमें युद्ध तथा पति वियोग का वर्णन है। ठीक है, पैमपन पदय। ठीक है, इसकी रचना राजन कन्नार ने किया। यह कांची शासक तौंडैमान इलडिरयन का वर्णन तथा दक्षिण भारत के राजनीतिक भूगोल की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्तिन पप्पालय। इसकी रचना कौन किया? रुद्रन कन्नार ने किया। ठीक है, यह ग्रंथ में प्रेम गीत का संग्रह है। इसमें बंदरगाह पुहार, कावेरी पत्तनम तथा तमिल क्षेत्रों के विदेशी व्यापारियों से संबंध का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें कवि युद्ध के समरभूमि में जाने की इच्छा तथा प्रेयसी के आकर्षण के अंतर्द्वंद के एक अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है। यानी एक तरफ तो जो क्या कहते हैं कि अपनी प्रेयसी की, अपनी प्रेमिका के प्रेम में बंधकर नायक कहीं जाना नहीं चाहता और दूसरी तरफ उसे युद्ध के लिए जाना है। तो इन दोनों के बीच का जो एक द्वंद है उसका वर्णन है। इसकी कहानी अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से मिलती है। इससे प्रभावित होकर जो चोल हैं, ये बोल नहीं चोल, काफी ठीक है, देखते हैं, मैं एक बार फिर से बोल दूंगा। चोल शासक करिका ने लेखक को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। ठीक है, आगे पौरुन रात्रुपदय, यह कमरियार की रचना है। कमियार कवि की रचना है। यह चोल शासक करिकाल के प्रशंसा के साथ साथ राज्य की समृद्धि और गुणवत्ता की चर्चा की गई है। ठीक है, मदुरै काची, यह रचना मरुदनार ने किया। जिसमें पांड्य शासक तमय्यालंगाम नेकुंजेलियन भी प्रशस्ति के साथ साथ पांड्य तथा चोल शासक का वर्णन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो शिरुपानादुदय, यह रचना नन्यार ने किया। चेर शासक कुट्टवन द्वारा हिमालय पे झंडा गाड़ते हुए दिखाया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, कुट्टवन से बहुत बार प्रश्न आया है, तो चेर शासक कुट्टवन द्वारा हिमालय पर झंडा गाड़ते हुए दिखाया गया, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो सिरुपानदुदय। ठीक है, और मुल्लै पप्पातु, यह रचना किसकी है? तो नपुष्यनार की है। किसकी है? नपुष्यनार की है। इसमें उपालंगानम की प्रशंसा में गीत लिखे गए। ठीक है, ये सारी चीजें। आगे चलते हैं तो आपको मिलेंगे जो चौथा ग्रंथ है पादिनय किल कड़ुक्कु। ठीक है, पादिनय किल कड़क्कू, यह तीसरा संगम वो है जो है संग्रह है जिसमें 18 गीत हैं। इसमें कुछ गीत हैं किसका? नल दियर, इसके श्रेष्ठ आचार्य, इससे संबंधित कुछ कविताएं हैं
तो काफी ना मुझे लगा कि काफी बेहतर है, आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। मूर्खों से मित्रता की अपेक्षा उनकी घृणा अच्छी, तुम उनसे घृणा ही करो। मूर्खों लोगों से बहुत ज्यादा मित्रता रखने की जरूरत नहीं होती है। दीर्घकालिक रोग से श्रेष्ठ है मृत्यु, अधिक प्रशंसा से मृत्यु श्रेष्ठ कर है। बरगद तथा नीम के वृक्ष दांत के लिए उपयोगी है। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए तो अगला है नन्मणि कद्दैके। नन्मणि कद्दैके यह रचना नागनार की है। इसमें इस ग्रंथ में धन वैभव की विशिष्टता पर जोर दिया गया है। क्या लिखा गया है? सुख प्रेयसी की वाणी तथा सदाचार हृदय में। ठीक है, अब सोचिए, प्रेमिका अपनी प्रेमी के पास बैठकर खूबसूरत बातें कर रही है। ठीक है, हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक शेर बोला कुछ दिन पहले, हमारी जब बात हो रही थी कि वो जो चंचल नैनों वाली थी वो तो प्रेयसी थी, वो जो चंचल नैनों वाली थी वो तो प्रेयसी थी, ये जो उदास बैठी है ये तो पत्नी है। ठीक है ठीक है, तो खैर पति पत्नी कहते हैं ना कि खुश नहीं रहते लेकिन साथ चलते, एक अजीब सा रिश्ता है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन कहते हैं ना कि ये रिश्ता ऐसा है कि मतलब आपको सारे लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये रिश्ता आपके साथ में जोड़ा टूटने तक रहता है। अगर आपने थोड़ा सा मैनेज कर लिया तो, बीच में अगर डाइवोर्स नहीं हुआ तो कहने की बात ये है कि पत्नी को प्रेयसी बना लिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक जो बात है ना, जो एक सही बात है कि पत्नी प्रेयसी की जगह नहीं ले सकती और प्रेयसी पत्नी की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि दोनों के फेज में अंतर है लाइफ के। ठीक है, इसीलिए देखेंगे जो प्रेयसी पत्नी बनती है तो बातें अलग होती हैं, जब वो पहले होती तो अलग होती है और जब बाद में होती है तो अलग होती है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि लव मैरिज में तलाक के मामले बहुत अधिक आते हैं। ठीक है, आगे से कारनार पथु, यह वैदिक यज्ञों का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, कल्लिवल्लीनाथ पथु, कल्लिवल्लीनार पथु। ठीक है, ये चेर शासक कड़य कालैमपुरय तथा चोल शासक शेषगणान के मध्य हुए संघर्ष में चोल शासक के विजय चेर शासक के बंदी बनाए जाने का उल्लेख इसमें है। ठीक है, इसके अलावा इनैवनार पथु, इसमें 124 ऐसी वस्तुओं का उल्लेख है जिसको पाने के लिए मनुष्य हमेशा लालायित रहता है। इन्ननार पथु, यह निषेधात्मक उपदेश है कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। एतीन एब्दु, तीनय मोलिब्द। ठीक है, एतिन नई लुपाद और तीनय मली नुरम्बुद, ये सभी के को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? एथिनय, जो क्या है? जो एक प्रेम संग्रह है। क्या बेटा? तो ये एक लव स्टोरी है। क्या है? लव स्टोरी है। इसके अलावा देखिए कुरल, ये 18 लघु उपदेश, ठीक है, गीत तथा 11 गीतों का 11वां संग्रह कुरिल है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुर हैं। ठीक है, इनकी तथा इनके पत्नी अब्बय की अनेक कहानियां मिलती हैं। तिरुवल्लुर ने अपने ग्रंथ की रचना श्रीलंका के नृपति इलल, जो उनका मित्र था अथवा उनके पुत्र को शिक्षित किया था। ठीक है, कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ण में की जाती है क्योंकि धर्म, अर्थ और काम, अरम, पोरुल और इनबम, ये कहते हैं, ये है तमिल में, और इसी को हिंदी में कहते हैं धर्म, अर्थ और काम, इनका उल्लेख है। इनमें राजनीतिक एवं कला का भी वर्णन मिलता है। इससे
तमिल साहित्य का बाइबल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए एलादि है, चारों वेदों का सार एलादि में मिलता है। शिर पंच ककलम, यह ग्रंथ औषधियों से संबंधित है। तो वेदों का सार कहाँ पे है? एलादि में है। ठीक है, तिरिकट्टुकदम यह औषधियों संबंधित है, यानी श्री पंचकम ये भी औषधियों का है और ये भी औषधियों का है। अगला है पलपोली, यह प्राचीन आख्यान अथवा पुरातन कथा है। इस ग्रंथ में कुरिल तथा नलदियर नामक तीसरा स्थान प्राप्त है, यह भी सुक्त ग्रंथ है। ठीक है, और मुदुमोलिक कंचिक यह धर्म सूत्रों पर आधारित नीति की व्याख्या करता है। आचार कौवय यह शिव की आराधना की गई है, और इलिनय इसका प्रकाशन नहीं हुआ। अब आते हैं महाकाव्य पर। 5 महाकाव्य है। शिल्पाब्धिकारम, बहुत बार प्रश्न आया है, ये पांचों से प्रश्न आया, बहुत मस्त प्रश्न आया है। इसकी कहानियां हम आपको बस बताएंगे थोड़ा थोड़ा। तो शिल्पाब्धिकारम, मणिमेखला, जीवक चिंता मड़ा और वलयपति और कुंडल केश। पहला 3 शिल्पाब्धिकारम, मणिमेखला और जीवक चिंता ममार्ड ये चीजें, ये 3 उपलब्ध है। अब आइए शिल्पाब्धिकारम की बात करते हैं। इसके लेखक है इलांगो आदिगल, जो चेन शासक सेनगुट्टवन के भाई हैं। और ये माना जाता है कि ये जो राइटर है ना, ये राइटर वास्तव में एक जैन लेखक है। जो इसकी नायिका है ना, वो है कोवलन, नायक है कोवलन, और जो एक क्या है, व्यापारी है। और जो इनकी नायिका है, जो मतलब हीरोइन है, वो कर्णगी है, जो एक दूसरे व्यापारी की पत्नी है। ठीक है, कथा ये होती कि इन दोनों का प्रेम बहुत तेजी से चढ़ता है, लेकिन जो कर्णगी होती है ना, ये कर्णगी बहुत ज्यादा जो है अपने क्या कहते हैं, अपने प्रेमी से प्रेम करती है, लेकिन वहां के शासक की नजर इस पर होती है। ठीक है, अब बाद में क्या होता है कि जो ये होता है, क्या कहते हैं, जो कोवलन होता है, कोवलन अपने व्यापारिक काम से कहीं बाहर गया होता है, और वहां पे उसको एक माधवी नामक वेश्या से प्रेम हो जाता है। किससे? माधवी नामक वेश्या से प्रेम हो जाता है। ठीक है, अब जब वो वापस आता है, तो चूंकि राजा की नजर थी कि जब तक जो है हम इसको हटाएंगे नहीं रास्ते से, तब तक कर्णगी हमारी हो नहीं सकती। तो अब जो कोवलन को पांड राजा नेहुंजेलियन द्वारा फांसी दे दी गई। अब कर्णगी जो थी उसे अपना पति मान चुकी थी। अब वो कर्णगी ने अपने पति को निर्दोष सिद्ध कर दिया। ठीक, क्या कर दिया? कर्णगी ने जो अपना पति था, प्रेमी था, उसको निर्दोष साबित कर दिया। इससे जो पांड राजा थे, ये नेहुजेलियन, वो आत्मग्लानि से भर गए। अब आत्मग्लानि से भर गए तो उन्हें सिंहासन पे बैठे बैठे हार्ट अटैक आया और वो वहीं पे मर गए। ठीक है, अब इसके पश्चात होता क्या है, जो कर्णगी ने इतना उसे गुस्सा आया कि उसने अब पूरे मदुरै को क्या कर दिया, श्राप दे दिया, और जाओ तुम जल जाओ। और उसकी क्रोधाग्नि से पूरा मदुरा जल गया, जो राजधानी थी जो है चेर शासक की, और वो वही पहाड़ी पर चली गई और अपना शरीर त्याग दिया। यानी एक दुखांतक कहानी है। यानी नायिका से जो है प्रेम होता है नायक को, फिर नायक व्यापार के लिए चला जाता है। ठीक है, अब व्यापार के लिए जाता है तो वहां माधवी नामक वेश्या से प्रेम हो जाता है। फिर उसे राजा द्वारा बंदी बना लिया जाना, फिर राजा द्वारा फांसी दे दिया जाना, फिर जो है कर्णगी पत्नी द्वारा, जो उनकी प्रेयसी है, उनके द्वारा अपने पति को जो है वो कर दिया जाना, क्या कहते हैं, निर्दोष साबित कर दिया जाना। उसके बाद में राजा जो थे, उनका जो है सिंहासन में बैठे बैठे ही मृत्यु हो जाना। और फिर कर्णगी ने अपने जो है गुस्सा में जो श्राप दे दिया, पूरा मदुरा जल गया और पहाड़ी पर जाके उसने अपना भी देह त्याग कर लिया। तो ये एक क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है।
ठीक, क्या कहते हैं, इलियड माना जाता है, जो एक लव स्टोरी है। अब इसी को आगे चलकर आप देखेंगे जो इसी का अगला भाग है वो आता है मणिमेखलय। इसमें क्या होता है, जो मणिमेखलय जो कोवलन होता है, जो किसमें, शिल्पाब्दिकारम में जो वो होता है, क्या कहते हैं, जो हीरो होता है, जो एक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसका और माधवी जो वेश्या होती, उन दोनों के संबंध से एक पुत्री पैदा होती है, ठीक है, जिसका नाम है मणिमेखलय, ठीक है। अब इसे एक मड़ियों के व्यापारी से प्रेम हो जाता है, मड़ियों के व्यापारी से प्रेम हो जाता है, और काफी समय तक वो उनके टच में रहने के बाद में वो व्यापारी वहां से चला जाता है, और इस पे भी काफी ड्रामेटिक चेंज वो आपको देखने को मिलता है। और फिर क्या होता है कि तमाम आरोपों का सामना करते करते अंत में जो मणिमेखलय है वो बुद्ध भिक्षुणी बन जाती है, ठीक है। अब इसे तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओडिसी। और इसको क्या कहा जाता है, इलियड। शिल्पाब्दिकारम को इलियड कहा जाता है और मणिमेखलय को ओडिसी कहा जाता है। अब जीवक चिंतामणि, ठीक है, ये जैन सन्यासी और कवि तिरुक्कदेवर ने इसको, ये किसका है, ये जो लेखक हैं, जो जैन सन्यासी हैं, ये संभवतः चोल राजकुमार थे। यह अपने जीवन के बारे में लिखते हैं, अपने जो है प्रारंभिक जीवन कि किस तरह उनका प्रारंभिक जीवन चला। और उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने 8 शादियां की। कितनी बेटा, 8 शादियां की, और उनके साथ आनंद से जीवन बिता रहे थे। और लेकिन बाद में चीजें जब उनका जो है, क्या कहते हैं, जब उनका इस संसार से मोह माया हटा तो उनको जो है बौद्ध जैन भिक्षु वो बन गए। तो ये चीजें जीवन चिंता मणि में है, ठीक है। अब पेरुगडाई, ये लेखक, इसके लेखक कुगिले वीर है जो जैन है, ठीक है। महाकाव्य कौशाम्बी के प्रसिद्ध राजा उदयन के पुत्र नखावत के शासक कार्यों की गाथा है। और चूलामणि, इसकी रचना जैन लेखक तोलामली ने किया। यह काव्य गणना में तमिल साहित्य में 5 लघु काव्यों में होती है, ठीक है। अब राजनीति के इतिहास देखें तो जो चोल है राजधानी कावेरी पत्तनम है। प्रारंभिक राजधानी जो है चोल है राजधानी पुहार या कावेरी पत्तनम है। प्रारंभिक राजधानी उत्तरी उल्नूर एवं उरैयूर है। राज चिन्ह है बाघ या चीता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मल्लूर थी, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उरैयूर इनकी राजधानी हो गई, ठीक है। बाद में इनके एक शासक है करिकाल ने कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना करके उसे अपना राजधानी बनाया, ठीक है। चोल राजवंश के प्रथम ऐतिहासिक शासक उरवप्पहरै इलंजेचित्री, इनकी राजधानी उरैयूर थी, ये हुए, ठीक है। इनके पास सुंदर रथ थे बहुत ज्यादा, उसी के लिए ये प्रसिद्ध थे। आगे देखिए तो वेलारा, ये ईसा पूर्व की 2री सदी में शासक पे बैठा। ये चोल शासन का जो पहला शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। यहाँ से प्रश्न आया है, श्रीलंका से विजय प्राप्त की और लगभग वहां पर 50 वर्षों तक शासन किया। और ये क्या किया कि जो है इसका काल लगभग 190 ईस्वी में माना जाता है। करिकाल का अर्थ होता है जला, पांव जला व्यक्ति। प्रारंभ में करिकाल को पदायुक्त करके कैद पर डाला गया, ठीक है। पात्तु में उन्हें पुनः गद्दी प्राप्ति का वर्णन है और 2 प्रसिद्ध युद्धों से ख्याति अर्जित की। कौन कौन से? वेड़ी का युद्ध, यह करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 को पराजित किया। अब वेड़ी का युद्ध, ये आपको कहते हैं कि इसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। वेड़ी का युद्ध, इसमें करिकाल ने पांड्य और चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया। इसमें चेर शासक पेरुम सेरल अदम ने अपना पराजय के बाद में अपनी आत्महत्या कर ली, ठीक है। वह है परंदलई का युद्ध, जिसमें करिकाल ने 9 छोटे छोटे शासकों को हराया। शिल्पाब्दिकारम नामक ग्रंथ में करिकाल द्वारा हिमालय
हिमालय तक भारत पे विजय की चर्चा है और इसने अनेक वैदिक यज्ञ कराए। अब करिकाल ने ही श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। करिकाल ने, जो हमने बताया कि श्रीलंका पर विजय कराया और लंबे समय तक वहां पे शासन करता है। और करिकाल ने जब वहां पे विजय प्राप्त की ना, तो वहां से लगभग 12,000 गुलाम लेकर आए और अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरी पत्तनम स्थानांतरित करके वहां पे कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया, जिसमें वो जो गुलाम लेकर आए थे श्रीलंका से, उनका जो है यूज किया। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि यहाँ पे एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इसने कृषि के उन्नयन में काफी ज्यादा वो योगदान दिया। ठीक है, जंगल भूमि को साफ करा के कृषि योग्य सिंचित भूमि के लिए कृषि योग्य भूमि बनवाया, सिंचाई के लिए तालाब बनवाए तथा पत्तिनपालय के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। ठीक है, शिल्पाब्दिकारम में करिकाल की एक पुत्री आदिमंदी के विषय में सूचना मिलती, जिसका विवाह चेर राजकुमार अनंत अत्त के साथ हुआ था, जो कावेरी नदी में डूबकर मर गया, लेकिन आदिमंदी ने अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवित कर दिया। ये शिल्पाब्दिकारम में उल्लिखित है। ठीक है, करिकाल के बाद उनका बेटा अथवा पौत्र, एग्जैक्ट नहीं कहा सकता ये बेटा था कि पौत्र था, तो नेडुमुडु किल्ली गद्दी पर बैठता है। मणिमेखले के अनुसार इसके शासन में करियारों में एक भयंकर युद्ध हुआ। इसे इलंगोन अथवा चोर राजकुमार चेर तथा पांड्य को हराता है। ये बेर नहीं, ये चेर है। ठीक है, पेरुन किल्ले, यह एक जो पराक्रमी चोल शासक था। चोल शासकों में इसे राजसू जैसे महान यज्ञ अनुष्ठान का जो है करने वाला माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा शेष गणान, इसके बारे में प्रचलन था कि ये पूर्व जन्म में मकड़ा था। ठीक है, उसने संपूर्ण देश में शैव मंदिर का निर्माण करवाया। कल की वल्ली नामक पुस्तक के अनुसार इसने एक युद्ध में चेर राजा कर्डैकाल को पराजित करके बंदी बना लिया, लेकिन चेर राजा मित्र पोपगय ने चोल विजय की प्रशंसा करके चेर को मुक्त करा दिया। ठीक है, और संगम युगीन चोल शासक 3री सदी तक शासन किया। तत्पश्चात उरैयूर में चोल राजवंश का इतिहास अंधेरापूर्ण हो गया और 9वीं शताब्दी के मध्य विजयालय के नेतृत्व में पुनः चोल वंश का उत्थान होता है। ठीक है, आते हैं पांड्य की बात करते हैं। पांड्य की राजधानी मदुरा, प्रारंभिक राजधानी कोरकाई, राजचिन्ह मछली। तो पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में थे। इसमें आधुनिक तमिलनाडु के त्रिवेल्ली, रामनद और मदुरा जिले शामिल थे। अगर शासक की बात करें तो नोडियोन पांड्य प्रथम शासक था। ठीक है, नोडियोन का अर्थ क्या है बेटा? लंबे कद वाला। ठीक है, इसने समुद्र की पूजा शुरू कराई। क्या किया? समुद्र की पूजा शुरू कराई। इसके अलावा अगर बात करें तो पलसाइल मुडुमी, इसने पांड्य वंश के प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। ठीक है, पलशाला यानी अनेक यज्ञशालाओं का निर्माण कराया और यज्ञ भी किया। इसके अलावा जेंडुन जेलियन, यह सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसमें ततैयालंगाम का युद्ध इसने किया था। अब ये क्या था? इसमें युद्ध हुआ वही चोर चेर पांड्य। इस युद्ध में चोल तथा चेर शासकों तथा अन्य 5 मित्र संघ जो है सामंतों के गुट को पराजित किया। इसी युद्ध में इसने चेर शासक शेर, एक हाथी की आंख वाला को बंदी बनाकर पांड्य राजगृह में डाल दिया। इसकी विजय के बाद में ततैयालंगम की उपाधि धारण की और प्रसिद्ध ग्रंथ मदुरा कोच्चि में नेहुंजेलियन के कुशल शासन का विवरण प्राप्त होता है। देखिए, अगर आप देखें तो भारत में इधर हैं चोल हैं, इधर हैं पांड्य हैं और इधर हैं चेर हैं। ठीक है, ये बैक है इनके शासन का। ठीक है, अब आते हैं चेर।
तो देखिए चेर की जो वो है वो इधर है, ठीक है, चेर ये रहे। ये चोलों की बात करें ना, तो चोलों के बारे में एक चीज ये है कि इन्होंने पूरा जो है कर दिया, यहां से अपनी विजय शुरू किया और यहां से सीधे ये निकलते थे और बंगाल की खाड़ी होते हुए सीधे कहां तक चले जाते थे, आसियान कंट्रीज तक, यानी थाईलैंड, कंबोडिया तक ये जाते थे और ये वहां पर जाके अपना शासन स्थापित किए थे। यानी चोल ही ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरे जो है वहां तक क्या कहते हैं, पूरे नॉर्थ क्या कहते हैं, साउथ एशिया तक, साउथ ईस्ट एशिया तक अपना झंडा गड़ाया। इसलिए कहते हैं ये चोलों ने क्या किया, ये पूरे बंगाल की खाड़ी को व्यक्तिगत झील में परिवर्तित कर दिया। और जो आप इडली खाते हो ना, वो यही जो चोल थे जब वहां पे गए, वहां की थाईलैंड की राजकुमारी, थाईलैंड को हराया और वहां की राजकुमारी से शादी की, तो उस शादी के बाद में ये चोल जो थे वही जो उनकी पत्नी आई, उन्होंने यहाँ पे इडली बनाना शुरू किया। जो फर्मेंटेशन है वो भारत का नहीं है, ठीक है। तो राजधानी इनकी कहाँ है, इनकी है वज्र या कुरैयूर। द्वितीय राजधानी टोंडी। राज चिन्ह है धनुष। चेर अथवा केरल पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में थे। आधुनिक राज्य केरल और तमिलनाडु का अंश इसमें शामिल है। उदयन जेरल प्रथम चेर शासक हुए। इनका शासनकाल लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। इनके बारे में कहावत है कि कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले योद्धाओं को इन्होंने भोजन कराया था, इसी कारण इनका नाम महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि मिलती है, ठीक है। नेंदुन जेरल, अब देखेंगे राजधानी मरंदै थी, उपाधि अधिराज की थी। इन्होंने हिमालय तक विजय तथा पर्वत पर चेर राज चिन्ह अंकित करने की बात की गई है। इनका चोल शासक इलियंजे तिचिन्ने से भीषण युद्ध हुआ। संघर्ष में दोनों मारे गए और दोनों की रानियां क्या हो गई, सती हो गई। कुट्टवन की बात करते हैं तो कुट्टवन इनके जो युद्ध के बाद में अब देखेंगे कि इन्होंने फिर से चेर से युद्ध किया। जो चेर राज्य को कुट्टवन छोटे भाई कुट्टवन को कुन्नो के युद्ध में सफलता हासिल करके चेर राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र सीमा तक विकसित कर दिया और अनेक सामंतों को हराया और उनके पास बड़ी संख्या में हाथी थी और अधिराज की उपाधि थी। आगे देखते हैं कि सेनगुट्टवन अथवा धर्मपरायण सेनगुट्टवन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चेर सबसे प्रतापी शासक है जिनका गुणगान कवि परडर ने किया। किसने किया, कवि परडर ने किया। इस शासक को लाल अथवा भला चेर भी कहा जाता है। इसकी उपाधि है अधिराज, ठीक है। इसने कन्नगी या पत्नी पूजनम प्रारंभ कराया। तो सेनगुट्टवन ने पत्नी पूजन यानी पत्नी पूजन का प्रारंभ करवाया और इसका जो उल्लेख है वो 10 गीत में मिलता है। मैंने आपको पहले बता दिया है। कन्नगी पूजन, ये अपनी पत्नी की पूजा करता था और पत्नी पूजा शुरू भी कराया, करना चाहिए। पत्नी की पूजा तो हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। बलिपुरम में युद्ध में इसने 9 जो है चोल शासकों को पराजित किया। बोल नहीं भैया, चोल है। चोल शासकों को पराजित किया तथा कदम्बों का विनाश किया। इसके बाद ही कदपिरक्तिक अर्थात समुद्र को पीछे हटाने वाले की उपाधि धारण किया। इसके पास शक्तिशाली नौसेना थी और कहा जाता है लाल सेनगुट्टवन ने उत्तर दिशा में चढ़ाई की और गंगा पार किया। यानी पूरा वो जो है क्या कहते हैं बंगाल को पार करके उत्तर भारत तक आ गया, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो पेरुन जनरल इरंगपुरई लगभग 190 ईस्वी। यह चोल शासक करिकाल के समकालीन था, ठीक है। इसने दक्षिण में गन्ने की खेती शुरू कराई। तो ये इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट
हो जाता है, दक्षिण में गन्ने की खेती शुरू कराई। ठीक है। कुडक्कू इलंजेलर, ठीक है, ये चेर राजवंश का अंतिम शासक था। प्रशासन की बात करें तो राजा तो था ही, युवराज थे। ठीक है। राजा तमाम उपाधियां धारण करता था। राजा के साथ में मंत्री, अमात्यार, पुरोहित, पुरोहितार, सेनापति, सेनापतियार, दूत या राजदूत, दूतार, गुप्तचर यानी ओर्राद, ये 5 तरह के जो 5 महासभा के नाम से जाना जाता है वो थे। ठीक है। नगर प्रशासन की बात करें तो संपूर्ण राज्य को मंडलम कहा जाता है, चोल मंडलम, चीर मंडलम। ठीक है। मंडल के बाद होता था नाडु, नाड की सबसे ऊपर मंडल, मंडल के बाद नाडु, नाडु के बाद उर। ठीक है। उर नगर होता था। ठीक है। अब इसके बाद ग्राम पेरूर और सबसे छोटा शिरूर। ठीक है। जो पुराने गांव होते थे उनका नाम मुदुर। तो पिरूर और इसका नाम है शिरूर और मुदुर, ये दोनों क्या थे? गांव थे। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए पट्टिन नगर जो पत्तन वाला है, जैसे पुहार बंदरगाह है। ठीक है। तो पट्टिन नगर का नाम ठीक है, पुहार बंदरगाह क्षेत्र था। चेर किसी नगर के उपनगर अथवा गांव का नाम होता था, अथवा पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम कहा जाता था। सलाई मार्ग था जो तेरू किसी नगर की एक गली होती थी। ठीक है। राजस्व शासन को अगर बात करें तो सबसे बड़ा राजस्व का जो स्रोत था वो भूमिकर था। इसे कुडमय या इरीय कहा जाता था, इरीय। ठीक है। भूमि माप इकाइयां मा तथा बेली थी, यानी जो भूमि की माप की इकाइयां थी वो कौन थी? मा तथा बेली थी। पथकर और सीमा शुल्क को उल्लू अथवा नांगम कहा जाता था। सामान्यतः राजा को दी जाने वाले शुल्क उडमय अथवा पायु अथवा पाडुवाम के नाम से जाना जाता था, और बलपूर्वक दिए जाने वाले उपहार को इरादू कहा जाता था। ठीक है। कर अदा करने वाले क्षेत्र बरियमबारी नाम से जाना जाते थे। ठीक है। भू राजस्व कहता था 1/6 था। न्याय देखिए तो राजा सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। राजा के न्यायालय को मन्नम कहा जाता था। दंड के कठोर विधान होते थे। चोरी के साथ झूठी गवाही देने वालों की भी जीभ काट ली जाती थी। सैन्य प्रशासन की बात करें तो चतुरंगिणी सेना यानी पैदल, हस्ती, रथ का उल्लेख है। ठीक है। लेकिन रथ घोड़े की जगह बैलों से जोते जाते थे। नौसेना का वो उल्लेख मिलता है। सेनापति की उपाधि इनाड़ी थी। इनाड़ी किसकी उपाधि थी? सेनापति की। युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करने वाले सैनिकों के सम्मान में स्तंभ बनाया जाता था, जिन पे उनका नाम लिखा जाता था। ठीक है। इन स्तंभों को वीरगल या वीरक्कल कहा जाता था। ठीक है। जो है सैनिक मामलों की अनेक दिलचस्प सूचनाएं कल्लीवल्ली नामक ग्रंथ से मिलती है। ठीक है। अब जीवन देखिए तो देखिए यहाँ पे समाज 4 विभागों में था। शुड्डुम वर्ग यानी ब्राह्मण एवं बुद्धिजीवी वर्ग, अरसर वर्ग यानी शासक एवं योद्धा वर्ग, वेनिगर वर्ग यानी व्यापारिक वर्ग, और विल्लाल यानी कृषि वर्ग। विल्लाल पूछा जा चुका है, प्रश्न विल्लाल वाला आ चुका है। तो वेलाल वाला आ चुका है तो और सब भी तो आने की संभावना है। ठीक है। शुड्डुम वर्ग ब्राह्मण सर्वप्रथमुख होता था। उत्तर के ब्राह्मणों के विपरीत यहाँ के ब्राह्मण मांस खाते थे, ताड़ी पीते थे। कुछ ब्राह्मण उत्तर से जाकर दक्षिण बस गए, जिन्हें वेदमार कहा जाता था। राजा ब्राह्मणों से अपने कार्यों के बारे में सलाह लेता था। अब अरसर वर्ग की बात करें तो यह शासक वर्ग एवं योद्धा वर्ग था। योद्धा वर्ग ऐसी भी जनजातियां थी जिनका मुख्य कार्य पशुओं की चोरी करना, लूटपाट करना था। ऐसे ही एक जनजाति मरवा थी जिसे वेतवी अथवा गोहरण प्रथा का प्रचलन जाना जाता था। मरवर नामक लोग डाका डालने का कार्य करते थे।
वेलिगर ये व्यापारिक होते थे, छोटे छोटे व्यवसायी, चेदी को वर्गों को चेदी कहा जाता था। कुछ व्यवसाय इस वर्ग में शामिल थे जो सामाजिक स्थिति निम्न थी, जैसे पुलैयल रस्सी चारपाई बनाने वाला, एनियर शिकार करने वाला और परदवर मछुआरे आदि। ठीक है। विल्लाल वर्ग जो कृषक वर्ग थे, कृषक दो प्रकार के थे, विल्लार अथवा संपन्न किसान जिसको प्रमुख वेलिर कहा जाता था, और कड़ैसर यानी कृषक मजदूर। ठीक है, ये चीजें होती थी। विवाह देखिए तो जो है लड़कियों की उम्र 12 और लड़कों की 18 वर्ष में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख तोल्काप्पियम में मिलता है। लेकिन अगर देखें तो पंचतिड़य यानी प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह जिसको हम कहते हैं, हम लोग सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन होता किसका है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। ठीक है। कक्तिड़य एक पक्षीय प्रेम यानी असुर, राक्षस और पैशाच विवाह जिसको कहते हैं नॉर्मली, और पेरुंदिड़य यानी औचित्यहीन प्रणय यानी प्रजापत्य सहित चारों विवाह। ठीक है। यह विवाह संगम युग में सर्वथा प्रचलित था। विधवा पुनर्विवाह का प्रचलित था। गणिकाओं को परतीयर कहा जाता था यानी रूप जीवा स्त्रियां। ठीक है। जिनको वेश्याएं कहा जाता था, गणिकाओं को परतीयर, तथा नर्तक नर्तिकाओं गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। इन्हें पाड़र अथवा विडैलियर कहा जाता था। और सती प्रथा का प्रचलन था। बहुत सी कवित्रियां स्त्रियों का उल्लेख है, जैसे ओबयर तथा नांचिलियर। समाज में विधवा की स्थिति हेय थी, उसे यातनाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे बाल कटवाना, आभूषण त्यागना, समारोहों में भाग न लेना आदि प्रमुख था। ठीक है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों लोग थे। ताड़ी वगैरह खूब पीते थे। ठीक है। भोजन में के बाद पान सुपारी खाने का रिवाज था। अंधविश्वास काफी फैले हुए थे। खुले बाल वाली स्त्री को बुरा समझा जाता था। कौवों के बोलने को जैसे अभी भी कहते हैं कि कोई आ रहा है, कौवा बोल रहा है। ज्योतिष लोगों को भाग्य बताते थे। ये सारी चीजें थी। ठीक है। अब आर्थिक जीवन देखें तो पता चलता है कि दक्षिण भारत की भी बहुत उपजाऊ थी। उर्वरा शक्ति के संबंध में कावेरी डेल्टा में कहावत थी कि जितनी भूमि एक हाथी बैठता है उसमें 7 व्यक्तियों के लिए अन्न पैदा होता है। ठीक है। ये कहावत किसके लिए कही गई थी? कावेरी डेल्टा के भूमि के लिए कही गई थी। ठीक है। अब देखिए 5 प्रकार की भूमि थे: मुर्दन, कुरिंची, मल्लय, नेथल, पालय। जो है मरुदम जो उपजाऊ भूमि थी। ठीक है। कुरिंची भूमि ज्वार, धान, बांस, चीड़ के पेड़ आम के पेड़ उगाए जाते थे, जो कृषक भी रहते थे वहां पे। मल्लय पशुपालन करने वाली भूमि। नेथल समुद्र तटीय भूमि। और पालय ठीक है रेगिस्तानी भूमि। अब देखेंगे उद्योग व्यवसाय में अगर देखें तो धातु उद्योग में लोहा सोना, चमड़ा का उद्योग जो जूते बाजे इत्यादि बनाते थे। मध्य उद्योग, मध्य यानी गन्ने और चावल से शराब बनाई जाती थी। तेल उद्योग अदरक और तिल से तेल निकाल कर बेचते थे। नमक का निर्माण करते थे। हाथी दांत का उद्योग था मसाला उद्योग तो था ही। व्यापार अगर देखें तो इस समय पे यूरोप के साथ व्यापार काफी बेहतर था। यूरोप के साथ सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, जिसका विस्तृत विवरण प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में किया है। रोम के शासकों ने सर्वाधिक व्यापार अगस्टस के समय अगस्त में होने का प्रमाण है, क्योंकि इसी समय सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के भारत में पाए गए। अगस्टस के बाद में टाइबोरियस और नीरो के समय व्यापार में क्रम गिरावट आई और धीरे धीरे व्यापार कम होता चला गया। ठीक है। ये सारी चीजें आपको अब देखिए निर्यात में हम लोग गरम मसाले, हाथी दांत, रेशम के वस्त्र, मोती, बहुमूल्य रत्न, नीलम, करपर, वर्दुला, तोता, मयूर, बंदर आदि क्या व्यापार होता था। और हम घोड़ा, शीशा, मदिरा, सोना इत्यादि मंगाते थे। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। धर्म की बात करें तो वही वैष्णव धर्म का बोलबाला था, और सीमित स्तर पे बौद्ध और जैन धर्म भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। चलिए आज के सेशन में इस सेशन में इतना ही करते हैं, जहाँ पे हमने पूरा संगम कालीन इतिहास पढ़ा। और अब हम लोग थोड़ा सा पल्लव राजवंश को देखते हुए इस चीज को हम लोग खत्म करेंगे, यानी
हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो लगभग समाप्त हो चुका है। और फिर आगे मिलते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आप लोग अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आगे की क्लासेस में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।